चलिए देखते हैं एनसीईआरटी बुक के द्वारा जो होता है सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं एनसीईआरटी से। सारे के मध्यकालीन इतिहास सभी एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक बनाई गई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आरओ का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे एनटीपीसी का रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आप लेखपाल कुछ कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, इसी बुक से जो होता है एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा रोल होता है। तो हम मध्यकालीन भारत की बात पढ़ाएंगे आज यहाँ पर पार्ट 1, जिस पर अरबों का आक्रमण, सिंध पर विजय और जो था दिल्ली सल्तनत के 2 शासन की चर्चा करेंगे हम। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हेडिंग हम पढ़ाएंगे अरबों पर जो होता है अरबों द्वारा सिंध पर विजय कैसे प्राप्त हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम अरबों द्वारा सिंध पर विजय की बात करें तो क्वेश्चन जो होता है आप नोट्स बनाते जाएंगे, एक अच्छा नोट्स बनाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीसीएस एग्जाम में कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम आप नोट्स बनाएंगे, 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो होता है तैयार हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। अगर इस नोट्स के द्वारा नहीं अगर मिलता है तो आप हमें को जो होता है अनसब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और फॉलो करिएगा। कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो होता है अगर आप देखेंगे सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं पीसीएस में, आरओ में या किसी भी वनडे क्लास में। तो अरबों का आक्रमण के बारे में बात करें तो अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण जो होती सूचना सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती, तो 9वीं शताब्दी के विद्वान थे जो बिरादुरी द्वारा एक रचित पुस्तक है जिसका नाम पुस्तक का नाम था फुतू अल बलदान। फुतू अल बलदान जो इससे जो होता फुतू अल बलदान से जो होता है यहाँ से किताब से जो थी 9वीं शताब्दी में अरबों का आक्रमण की चर्चा मिलती और 13वीं शताब्दी में जो था एक किताब आई अली अहमद द्वारा लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था चशनामा। ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि अरब के आक्रमण के जो होता बारे में जानकारी हमसे सबसे पहले कहाँ मिली थी हमको, तो फुतू अल बलदान में किताब में मिली थी और अली अहमद के द्वारा रचित की गई थी पुस्तक चशनामा। किसके द्वारा? अली अहमद। याद रखना चशनामा के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा था वनडे क्लास में। चशनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद, ठीक है। चशनामा के अली अहमद जो थी किताब लिखे थे। फिर मोहम्मद बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम पहला वो व्यक्ति था जो अरबी था जो भारत में आया था। मोहम्मद बिन जो कासिम तो मकरान होता हुआ 712 ईस्वी में जो होता देवल मतलब सिंध पर पहुंचा था, सिंध पहुंचा था। और यहीं नीरून नगर किस लिए जाना जाता था? वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास था, ठीक है। नीरून नगर बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस में पूछा गया था कि नीरून नगर में कौन लोग रहते थे, तो नीरून नगर में जो होता था बौद्ध भिक्षुओं का निवास था, ठीक है। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वहाँ पर वो निवास करते थे, बौद्ध भिक्षुओं का वहाँ निवास था और उसी पर जो होता क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से होता हुआ? मकरान पहले गया था, मकरान से होते हुए 712 ईस्वी में देवल अर्थात सिंध पहुँचा और वहीं पर जो होता नीरून नगर पर बौद्ध भिक्षुओं का निवास पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के समय जो होता था सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ये भी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया और आरओ में भी पूछा गया था कि जब मोहम्मद बिन कासिम जो था जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा जो था वो दाहिर था, ठीक है। और जो होता पहली बार जजिया नामक कर का वसूल जो था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी भारत में। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम के पहले कोई जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन पहली बार जो होता है जजिया नामक कर जो होता है मोहम्मद बिन कासिम जो होता आया तब जो होता वसूली की गई थी यहाँ पर। 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने जो होता है मोहम्मद बिन कासिम की जो होती हत्या करवा दी। कौन कराया था? खलीफा सुलेमान, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। देखिए हमने कहा कि सब एनसीईआरटी बेचोर है, आप एक नोट्स बनाएंगे और हम गारंटी देते हैं, पूरे नोट्स की गारंटी देते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 715 ईस्वी में जो होता था खलीफा सुलेमान ने जो होता है मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दिया, ठीक है। खलीफा ने 2 स्वतंत्र राज्य जो था एक सिंध नदी के तट पर अरोर और मुल्तान में जो था मंसूरा स्थापित किया था। और खलीफाओं का शासन अगर हम बात करते चर्चा 150 वर्ष तक सिंध और मुल्तान प्रांत पर खलीफा साम्राज्य रहा। 150 साल तक ले जो होता खलीफा का साम्राज्य बना रहा मुल्तान और जो होता है खलीफा का सिंध और मुल्तान पर जो होता है खलीफाओं का शासन जो होता है 150 साल तक ले जो होता है यहाँ पर बना रहा।
इसका जो था महमूद गजनवी आता है। तो ये महमूद गजनवी से क्वेश्चन तो आपको पता है पूछा जाता है। महमूद गजनवी के आक्रमण की बात करते हैं। सुबक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। सुबक्तगीन का पुत्र था। सुबक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी, जो 27 वर्ष की उम्र में जो होता है शासक बना और सिस्तान जो था, सिस्तान के खलीफा को हरा कर जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। याद रखना, ये जो होता था सिस्तान के खलीफा को जो होता उन्होंने क्या कर दिया, हराया, और हरा कर जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो था प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था। याद रखना, प्रथम मुस्लिम शासक। ठीक है, ये शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी भारत पर जो होता 1016 से 1026 के बीच 17 बार आक्रमण किया था। याद रखना, महमूद जो था गजनवी जो था 1000 से लेकर 1026 के बीच में जो होता उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उनके इन आक्रमणों का उल्लेख जो होता है हेनरी इलियट ने लिखा किया। हेनरी इलियट ने किया था। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे 9 से 10th 11 12 जो होता है चारों साल का, जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, या आपको जो होता है 8 की भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, 8 और 7 की बुक जो होता है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कुल मिला के 6 से लेकर के 12 तक जब आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से इतिहास पढ़ेंगे तब ये सारे हेनरी इलियट कैसे पूरा विस्तार से मिलेगा। ठीक है, तो अब पूरे विस्तार को जो हमने एकत्रित कर दिया है, एक नोट्स बन गया है। अब इस नोट्स जो होता है आपको चर्चा की जाएगी। इस नोट्स में कहीं से बाहर आप क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु आप नोट्स बनाएंगे और तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे 7 बजे डेली लाइव क्लास आने के लिए शाम को, इवनिंग को। ठीक है, जिससे आपको लाइव क्लास मिल सके। तो यहाँ पर देखेंगे उसके जो होता हेनरी इलियट ने किया था 17 बार आक्रमण की। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1001 में किया था। यह आक्रमण था हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, महमूद गजनवी का जो होता है पहला आक्रमण जो होता है किसके अधीन था? हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, जयपाल के जो होता विरुद्ध जो होता ये पहला आक्रमण जो था। ठीक है, यह आक्रमण किया गया था। इसके बाद जो होता महमूद गजनवी जो होता है सबसे चर्चित आक्रमण जो होता 1026 में जो होता सोमनाथ मंदिर, अर्थात कहाँ पर था? गुजरात पर हुआ था। याद रखना, जो महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध जो चर्चित आक्रमण सबसे रहा वो महमूद गजनवी का 1026 में जो होता है, याद रखिए 1026 में सोमनाथ मंदिर पर गुजरात पर हुआ था। इस मंदिर में लूट से उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। याद रखना, मंदिर को जो होता लूट लिया। इस मंदिर के लूट में जो था उसे करीब 20 लाख जो होता है दिनारे उसके हाथ संपत्ति जो था हाथ लगी थी महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी भारत का अंतिम आक्रमण जो होता 1027 में जो होता है जाटों के विरुद्ध हुआ था, जिसकी मृत्यु जो होता है इसकी मृत्यु जो होता 1030 में महमूद गजनवी की हुई थी। ठीक है, अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाटों के विरुद्ध जो होता है ये आक्रमण हुआ था और इसकी मृत्यु 1030 में जो होता महमूद गजनवी की हो गई थी। महमूद गजनवी ने सिक्कों पर जो होता पृष्ठभाग पर कलमा जो होता संस्कृत रूपांतरण अव्यंग अवतार अंकित कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि महमूद गजनवी के सिक्कों पर जो था कलमा गुदवाने का कार्य कौन से शासक ने संस्कृत में किया था? संस्कृत में कलमा गुदवाने का कार्य किस शासक ने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद बता रहे हैं कि अलबर्नी, फिरदौसी, उतबी, फारूक महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये सभी लोग जो थे महमूद गजनवी के क्या करते थे? दरबार में तो यहाँ पर जो होता था कौन कौन रहता था? अलबर्नी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। महमूद गजनवी के बाद जो होता है अगला जो आया वो कौन था? मोहम्मद गोरी का आक्रमण माना जाता है। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण था। देखिए, अरबों का आक्रमण अभी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि कैसे जो होता पहले अरब हमारे यहाँ प्रवेश किए थे, फिर दिल्ली पर शासन कैसे किए थे उसकी चर्चा हम करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे महमूद
गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी का भारत में आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गोरी जो होता है सर्वप्रथम 1175 में जो होता है गोमल दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया था। याद रखिएगा, गोमल दर्रा याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पीसीएस में, यारों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और वनडे एग्जाम में तो है ही इंपॉर्टेंट कि मोहम्मद गोरी जो होता था, मोहम्मद गोरी जो था सर्वप्रथम 1175 में गोमल दर्रे से होते हुए जो था भारत में जो था प्रवेश किया था तथा मुल्तान और उच्च के अपने अधीन कर लिया, ठीक है। मुल्तान और जो था उच्च को जो था क्या कर लिया, मोहम्मद गोरी ने जो होता है अधीन कर लिया। 1178 ईस्वी में गोरी जो होता गुजरात के बघेल शासक मूलराज द्वितीय, जिनका नाम था भीमराव द्वितीय, जिसे नाम दिया जाता था मूलराज द्वितीय या इन्हें कहा जाता था भीमराव द्वितीय, से जो था आबू पर्वत के नज़दीक जो होता पराजित हो गया, ठीक है। भीमराव द्वितीय अर्थात मोहम्मद गोरी को पराजित किसने किया था? भीमराव द्वितीय ने पराजित किया था या मूल द्वितीय कहा जाता था। गुजरात के बघेल शासक थे जो भीमदेव अर्थात भीम द्वितीय थे या कभी मूलराज द्वितीय भी नाम दिया जाता है, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे मूलराज द्वितीय थे चाहे भीमराव द्वितीय थे। आबू पर्वत पे जो होता पर्वत के नज़दीक जो होता है मोहम्मद गोरी जो होता है क्या कर दिया, पराजित हो गया। किसके द्वारा? भीमराव द्वितीय ने। 1179 से 80 में गोरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। क्या गोरी जो होता कहाँ पर कब्जा कर लिया? पेशावर पर जो होता कब्जा कर लिया। और गोरी ने जो था 1182 में जो था सिंध के निचले भाग पर आक्रमण कर शुक्रा वंश के शासक को जो था अधीन कर लिया था, ठीक है। 1182 में जो था सिंध ने के जो था निचले भाग पर जो था आक्रमण किया और शुक्रा जो था वंश जो था उसको क्या कर लिया, वो अधीन कर लिया था। इसके बाद जो होता है 1186 में मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक लाहौर को जीत लिया। खुसरो मलिक से कौन? वहाँ पर लाहौर में किसका शासक था? खुसरो मलिक का शासक था, जिसे जो होता है लाहौर को जो होता है उसने क्या कर लिया, जीत लिया 1186 में। मोहम्मद गोरी 1190 में तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का जो होता अंग बना लिया, ठीक है। किसका? गौर साम्राज्य का अंग बना लिया। कौन? मोहम्मद गोरी ने। असली लड़ाई तो अब होती है 1191 में। 1191 1192 दोनों पीसीएस के एग्जाम के लिए 4 स्टार के सवाल है, इसे बताने के होते हैं, हमेशा दिमाग में रखना होगा। 1191 92 94 इसके बाद 91 के बाद मोहम्मद गोरी के जितने भी आक्रमण हुए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1191 में दिल्ली और अजमेर के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा। दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान थे और गोरी के बीच जो होता है तराइन का युद्ध हुआ, तराइन के मैदान में मुकाबला हुआ और गोरी क्या हो गया, पराजित हो गया, ठीक है। 1191 में जो होता दिल्ली अजमेर के शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान जी थे और मोहम्मद गोरी के बीच जो होता है क्या हुआ, तराइन के मैदान में जो होता है मुकाबला हुआ और मोहम्मद गोरी जो होता है क्या करें, पराजित हो गया और बुरी तरह पराजित हो गया और मोहम्मद गोरी के सैनिक मारे गए। मोहम्मद गोरी क्या किया, भाग गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो होता है यह कह करके मोहम्मद गोरी को छोड़ दिए कि जो पीठ दिखाकर भागता है हम उसे जो होता पीठ पर वार नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी। ये जो होता है कि जब मोहम्मद गोरी भाग रहा था उस समय जो होता है पृथ्वीराज चौहान वीरता अपने दिखाते हुए उसको जो होता मारे नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि पीठ दिखाने वाले को हम कभी आक्रमण नहीं करते, इसलिए जो होता है उसने छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की। फिर जो होता मोहम्मद गोरी अपनी सेना बनाया, खूंखार सेना बनाया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच जो होता तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। फिर जो होता कहाँ हुआ, तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान जो होते पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान इस बार क्या हो गए, पराजित हो गए। मोहम्मद गोरी जो होता विजयी प्राप्त हुई और पृथ्वीराज चौहान जो होता है क्या हो गए, पराजित हो गए और पराजित हुए और मोहम्मद गोरी ने जो होता पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। इसके बाद जो होता है 91 92 फिर 94 में फिर मोहम्मद गोरी 1194 मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज नरेश जयचंद्र के बीच जो होता है चंदावर के युद्ध हुआ। गोरी ने इसमें क्या हुआ, विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। मोहम्मद गोरी की विजय प्राप्त हुई। चंदावर के युद्ध किन शासक के बीच में हुई थी? कन्नौज शासक कन्नौज नरेश जयचंद्र थे, ठीक है, जयचंद्र और मोहम्मद गोरी
इन शासकों के बीच जो होता चंदावर के जो होता युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी जो होता पराजित हो गए थे। यहाँ पर गोरी क्या हुआ, पराजित हो गया। गोरी ने विजय प्राप्त किया, जयचंद सूरी पराजित हुआ था। 1995-96 में गोरी ने जो होता चुनार के पास जाटों और राजपूतों को भी पराजित किया था। क्या देखना, चुनार के पास जो होता किसको, जाट और राजपूत को भी जो होता क्या कर दिया, पराजित किया था। 1205 में गोरी ने गोखरों को भी पराजित किया था, खोखरों को भी पराजित किया था। ठीक है। गजनी वापस मार्ग में जो था 15 मार्च 1206 ईस्वी में अफरीदी अर्थात कर्मार्थी, किसे कहा जाता है, अफरीदी या कर्मार्थी कहा जाता है, कबीलों द्वारा सिंधु नदी के पास दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त जो होता है धोखे से मोहम्मद गोरी की क्या कर दिया गया, हत्या कर दी गई थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गजनी वापस जा रहा था। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो होता है गजनी क्या कर रहा था, वापस जा रहा था 15 मार्च 1206 को। अफरीदी अर्थात कर्मार्थी कबीलों द्वारा, ये अफरीदी कबीली, ठीक है, अफरीदी जो होता कबीला था, जो था सिंधु नदी के पास दम्यक नामक स्थान पर, किस पर, दम्यक नामक स्थान पर जो होता है मोहम्मद गोरी क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। और नमाज पढ़ते समय जो होता मोहम्मद गोरी को जो होता है धोखे से क्या कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी थी। यहाँ पर मोहम्मद गोरी शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन दो चीज़ें आप याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी के सिक्के में जो था एक तरफ शिव और नंदी बैल की आकृति थी, देवनागरी में जो देवनागरी लिपि में जो था पृथ्वीराज, और दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन जो था शाम लिखा था, मोहम्मद बिन शाम लिखा था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्के में एक तरफ क्या होता था, शिव थे और उनके जो था बैल नंदी था, और जो था देवनागरी लिपि में जो होता है पृथ्वीराज लिखा रहता था। ठीक है, पृथ्वीराज लिखा रहता था। दूसरी तरफ जो होता घोड़े के साथ जो था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्टार का क्वेश्चन होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे एग्जाम में बार बार जो होता है एग्जाम में यही पूछा जाता है, आप इसे रखेंगे दिमाग में। ठीक है, आगे देखेंगे, मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्कों पर जो था लक्ष्मी की आकृति अर्थात देहलीवाल अंकित रहती थी। ठीक है, देहलीवाल अंकित रहती थी, किसकी, लक्ष्मी की आकृति। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लक्ष्मी की आकृति जो होता कि किसके शासनकाल के सिक्के पे चलाई गई थी, तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में जो था सिक्के पे जो था चलाई गई थी। ठीक है, अब देखिए दिल्ली सल्तनत यहाँ से शुरू होता है। मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी के बाद दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो हम वंश की बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का, वो होता है आपका गुलाम वंश। कौन सा वंश, गुलाम वंश। चलिए गुलाम वंश की हम चर्चा करते हैं। पहला हम गुलाम वंश की जो होता है चर्चा करेंगे। गुलाम वंश कब से कब तक रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का शासन कब तक रहा, 1206 से लेकर के 1290। बहुत इंपॉर्टेंट गुलाम वंश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसे गुलाम वंश जो होता, देखिए एनसीईआरटी सार है, हमने बताया एनसीईआरटी सार है, इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 के बीच में शासन था, बहुत बड़ा शासन किया था। 1206 से 90 ईस्वी तक जो था सल्तनत दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को जो था गुलाम वंश का शासक माना जाता। जो तुर्क सरदार थे तो इन तुर्क सरदारों को जो था गुलाम वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम था, शमसी, इल्तुतमिश तथा बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया। इल्तुतमिश तथा बलबनी इलबरी तुर्क थे। याद रखना, इल्तुतमिश और बलबनी कौन थे, इलबरी तुर्क थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस काल में कौन कौन से शासन सबसे ज़्यादा किए, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको हम अभी पढ़ेंगे, इसके बाद शमसी, इल्तुतमिश कहा जाता था, बलबनी जैसे बलबन कहा जाता था नामक राजवंशों ने शासन किया, और इल्तुतमिश और बलबनी को जो था इलबरी तुर्क के नाम से जाना जाता है। इलबरी तुर्क थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इलबरी तुर्क। ये जितना एग्जाम हम आपको एनसीईआरटी के बेस पढ़ा रहे हैं, जितना ये नोट्स पढ़ा रहे हैं, सारे नोट्स जो होता है आपके एग्जाम में पूछे गए। पीसीएस का देख लीजिएगा, प्रश्न उठा करके कोई भी प्रश्न अगर पीसीएस का मध्यकालीन का उठाइएगा, सारे क्वेश्चन जो होता है यहीं से जो होते हैं पूछे गए हैं। पूरे गारंटी के साथ कहते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया। ठीक है, तो वनडे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है।
ARO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गुलाम वंश की बात हम करते हैं तो याद रखिएगा कि गुलाम वंश दास वंश के सभी सुल्तानों में केवल 3 ही दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। याद रखना, गुलाम वंश जिसे दास वंश कहा जाता है, सभी सुल्तानों में से केवल 3 ही दास थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा जो था बलबन था। हम कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करें। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये पता है आप लोगों को। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी के जन्म जो होता तुर्की जो होता तुर्किस्तान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तुर्की में हुआ था, तुर्किस्तान में हुआ था, जिसे मोहम्मद गोरी ने गजनी से एक व्यापारी से खरीदा था। याद रखिए, मोहम्मद गोरी जो था एक व्यापारी से, ये दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? दास। हमने बताया 3 दास में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों दास थे। ये व्यापारी जो युद्ध में हार जाता था वो दास बन जाता था तो बेच दिया जाता था युद्ध में पकड़े हुए व्यक्ति को। तो वहाँ पर मोहम्मद गोरी जो था वो गजनी में जो जा करके एक व्यापारी जो होता कुतुबुद्दीन ऐबक को जो बेच रहा था, तो उससे जो होता है मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया। गोरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश अर्थात दास वंश की स्थापना की और लाहौर को जो होता उसने क्या कर दिया? अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को उसने क्या कर दिया? अपनी राजधानी बनाया। चलिए, लाहौर को अपनी क्या कहते हैं? राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो होता अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। दिल्ली के जो होता कुतुब अर्थात कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण जो होता ऐबक ने कराया था। याद रखना, जो दिल्ली में आपके कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत एग्जाम में पूछा गया कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो था किसने कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसके बाद जो होता है, लेकिन एक काम बहुत किया, गलत कर दिया। उसने क्या कर दिया? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जो था ध्वस्त कराने का वाला जो था ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो होता ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? ध्वस्त कराने का सहायक जो था शासक जो था ऐबक था, और ऐबक का सहायक सेनानायक जो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो होता है नालंदा विश्वविद्यालय को जो होता क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था। ऐबक को उदारता और दानशीलता के कारण जो था लाख बख्श भी कहा जाता था। ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता था बहुत उदार व्यक्ति था, दानशीलता के कारण जो था उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। वो लाखों का दान, लाख बख्श मतलब होता लाखों का दान करने वाला। जो लाखों का दान करता था उसे हम क्या करते थे? लाख बख्श के नाम जानते थे। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हम क्या कहते थे? लाख बख्श कहा गया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन को कि किस शासक का जो होता चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। अभी पेट का एग्जाम हुआ तो उसमें हुआ था। PCS आर में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाता है। इसी का अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है 1210 ईस्वी में जो होता है चौगान खेलते समय जो होता वो घोड़े से जो होता गिरा और घोड़े से गिर कर जो होता उसको जो था मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन किसी कहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में इसे जो होता दफना दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। इल्तुतमिश की बात करें। इल्तुतमिश अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 से 1236 तक तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ये 2018 में जो होता PCS में पूछा गया था कि इल्तुतमिश किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास था, गुलाम था, अर्थात इसका दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर बनाया था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी है कि इल्तुतमिश जो होता है
जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तो कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का जो होता गवर्नर था। इल्तुतमिश को जो होता मोहम्मद गोरी ने जो होता है अमीर उल उमरा की उपाधि क्या दी थी? याद रखना, इल्तुतमिश को जो होता है मोहम्मद गोरी जो होता है, जो मोहम्मद गोरी था वो अमीर उल उमरा की जो होती है उपाधि जो होता दी थी। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों को जो था एक गुट बनाया था जो तुर्कान चहलगानी या चलीसा कहलाता था। याद रखना, इल्तुतमिश जो था वो क्या करता था, 40 गुलाम सरदारों का जो था एक गुट बनाया था। ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था जो तुर्कान चहलगानी या चलीसा कहलाता था, अर्थात चलीसा ये कहलाता था। ठीक है, अब देखेंगे 18 फरवरी को जो होता है 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा ने जो होता है इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि दे दी थी। ठीक है, बगदाद के जो खलीफा थे इल्तुतमिश को जो होता है सुल्तान आजम की जो होता है उपाधियाँ क्या करती दे दी थी। नासिर अमीर उल मोहसिन जो था वो इल्तुतमिश की उपाधि दी थी। ठीक है, नासिर अमीर उल मोहसिन भी जो होता है इल्तुतमिश को जो होता है उपाधि थी। ये दो उपाधियाँ थी, याद रखना, नासिर अमीर उल मोहसिन मोमिन। नासिर अमीर उल मोमिन किसकी उपाधि थी, किसको दी गई थी? इल्तुतमिश को। और फिर जो था बगदाद के खलीफा इल्तुतमिश को जो था सुल्तान आजम, दो उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है, एकता व्यवस्था का प्रचलन जो होता है सबसे पहले किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये उसका कार्य आ गया। ठीक है, एकता व्यवस्था, ये क्वेश्चन पूछा गया कि एकता व्यवस्था का प्रचलन जो होता है सबसे पहले किसने किया था? इल्तुतमिश ने जो होता किया था, इल्तुतमिश जो होता ने किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया और आरओ में पूछा गया। इल्तुतमिश ने जो होता चांदी के सिक्के, चांदी का जो होता है टंका 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल जो होता है नामक जो होता है सिक्का जो होता है उसने क्या किया था? चलाया था। कौन? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की मृत्यु जो होता अप्रैल 1236 में हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु क्या हुआ? अप्रैल 1236 में जो होता है इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश की। इसके बाद जो होता है जब इसकी मृत्यु हो गई तो रजिया बेगम, नाम सुने होंगे, 1236 से 1240 तक शासन की। बहुत लंबा शासन काल रजिया बेगम का नहीं था। ठीक है, ये दिल्ली का प्रथम शासक थी। माना जाता है कि महिलाओं में दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम शासक कौन थी? तो रजिया बेगम थी। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की जो होता बागडोर संभाली थी। इसके पहले कोई भी जो होता है महिला शासन जो होता बागडोर नहीं संभाली थी। रजिया थी जो बागडोर जो होता अपने हाथ में ली थी, शासन को संभाली थी। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह जो था कुबा, कोट एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में बेपर्दा जो था सीन होकर जाती थी। ये जो होता था बहुत गलत होता था, इसलिए इसके सैनिकों ने जो होता है इसे मरवा दिए थे कि क्योंकि वो कुर्बा अर्थात कुबा कोट पहनती थी और टोपी पहनती थी और राज दरबार में जो होता बेपर्दा जो होता था पर्दासीन होकर जो होता क्या करती थी? राज दरबार में जाती थी रजिया ने अपने सिक्के पर उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। ठीक है, रजिया ने अपने सिक्के पर जो था उद्मत उल निस्वा की जो था उपाधि धारण की। रजिया ने जो था मलिक जलालुद्दीन एकूत को अमीर आखुर अशुशाला का प्रधान नियुक्त किया था। याद रखना, रजिया ने जो होता किसको अशुशाला का प्रधान नियुक्त किया था? अमीर आखुर को जो होता है उन्होंने क्या किया? अशुशाला का जो होता है प्रधान जो होता नियुक्त किया था। रजिया ने जो होता प्रधान नियुक्त किया था और उन्होंने क्या कर दिया? रजिया ने जो होता भटिंडा के सूबेदार कौन था? अल्तुनिया से पराजित होकर उससे विवाह कर लिया। याद रखिए, जो भटिंडा के सूबेदार था अल्तुनिया, और अल्तुनिया से जो होता है रजिया से युद्ध हुआ और रजिया जो थी पराजित हो गई। फिर अल्तुनिया ने जो होता है रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया? शादी कर लिया। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा अर्थात कैथल के पास कर दी गई थी। कैथल
के पास कर दी गई थी। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा कि 4 स्टार का सवाल है कि रजिया की जो होता है हत्या जो था किसके द्वारा की गई, कैथल के डाकुओं के द्वारा की गई थी। कैथल के डाकुओं के द्वारा की गई थी। तो वहाँ पर जो था कैथल में की गई, तो उसके पास वहाँ के डाकू जो होता है रजिया के जो होता है क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इसके बाद जो होता है अल्तुनिया का शासक आ जाता है। अब हम बात करते हैं बलबन, ठीक है, शासक किसका, बलबन के शासनकाल की। अब देखेंगे बलबन जो होता था, बलबन जो होता था 1266 से 87 ईस्वी तक इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का। वास्तविक नाम जो था बलबन का बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम इसका क्या था, बहाउद्दीन था। बलबन ने स्वयं को जो था फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित जो होता है अफसियाब का जो था वंशज बताया था, ठीक है। बलबन ने स्वयं जो था फिरदौसी के शाहनामा में, फिरदौसी द्वारा शाहनामा में जो वर्णित है अफरसियाब का जो था वंशज बताया था। वो गुलाम नहीं था, वो किसका वंशज बताया था, ठीक है। बलबन 1266 में गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। बलबन 1266 में जो होता है गयासुद्दीन के नाम पर जो होता है दिल्ली पर जो होता है दिल्ली की गद्दी पर क्या हुआ, बैठा। यह मंगोलों को आक्रमण के समय दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मंगोल जो होता है क्या किए, जब दिल्ली पर आक्रमण किए तो इसकी रक्षा करने में भी जो होता है बलबन क्या रहा, सफल रहा। याद रखिएगा, अच्छा शासक था, इसलिए क्या क्या अफरसियाब का वंशज बताया था। और जब मंगोलों ने जो होता है दिल्ली पर आक्रमण किए तो क्या क्या दिल्ली की रक्षा करने में ये क्या क्या बलबन सफल रहा। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। विनाश जो था किसने किया था, बलबन ने किया था। राज दरबार में सिजदा और पाबोश प्रथा की शुरुआत जो होता है बलबन ने किया था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वनडे में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, आरओ में पूछा गया कि सिजदा और पाबोश प्रथा की शुरुआत करने किया था। तो सिजदा और पाबोश, देखिए राज दरबार में जाने से पहले जो होता था सर को झुकाना, और कभी कभी जो होता है दासों द्वारा लेट करके जो होता है लेट जाना जो होता है और नमन करना जो होता था, इसे सिजदा और पाबोश को जो होता कहा जाता था। तो शुरुआत किया था बलबन ने जो था फारसी रीति रिवाज से जो था आधारित नौरोज उत्सव का भी प्रारंभ किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो था नौरोज उत्सव को प्रारंभ किसने कराया था, अर्थात बलबन ने कराया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने जो था कठोर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लौ और रक्त के नीति जो था पालन किया था। याद कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अपने विरोधियों के प्रति जो होता बलबन ने जो होता है कठोर लौ एवं रक्त नीति का पालन जो होता किया था, ठीक है। तो सिजदा और पाबोश प्रथा, फारसी और रीत रिवाज, नौरोज उत्सव और लौ और रक्त की नीति किसने दिया था, ये चारों का पालन करने वाला था बलबन जो था किया था। याद रखना, बलबन के समय बंगाल के शासक कौन था, तुगरिल खान। कौन था, तुगरिल खान ने जो था विद्रोह किया था। तुगरिल खान ने जो था विद्रोह किया, और जब विद्रोह किया बलबन ने जो होता है बलबन ने के समय में बलबन ने जो था दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि कौन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, बलबन के दरबार में जो होता था अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दो दरबारी प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन ने मलिक मुकद्दीर और तुगरिल जो होता तुगरिल कुश को जो था उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। मलिक ने जो होता है मलिक मुकद्दीर को जो होता है तुगरिल कुश की उपाधियां जो होता प्रदान की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जो सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो जिसका सेनापति जलालुद्दीन जो था फिरोज खिलजी था। और इसके बाद जो होता है शमसुद्दीन क्यूमर्स जो होता है जब मृत हो जाती है तो वो क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी जो होता है क्या करता है, इस पर शासक बनता है। और फिर इसके बाद जो होता है गुलाम वंश की जो होता है समाप्ति हो जाती है। यहीं पर जो होता है जलालुद्दीन खिलजी जो होता है क्या करता है, खिलजी वंश की जो होती है स्थापना करता है। किसकी, खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो ये सारा एनसीईआरटी सार था।
आगे हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो आप हमको जो होता है हमारे चैनल को जो होता है नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। लाइक करिएगा और हमें जो होता शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट जो होता है एनसीईआरटी के द्वारा बनाते रहें, जिससे जो होता कोई भी आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं सारे एग्ज़ाम में जो होता है ये क्वेश्चन हमारा ही फंसे। और गारंटी देते हैं अगर आप सारे इतिहास पढ़ाएंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास, सभी इतिहासों को हम पढ़ाएंगे, एक शॉर्टकट नोट्स में पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के द्वारा बेस पर, जो वहाँ से निकाल के पढ़ाया जाएगा। ये सारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे उत्साह को बनाइए, ठीक है, नए चैनल को। इसके बाद जो होता है हम आपको खिलजी वंश का डेली 1 घंटे जो होता है इतिहास देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त होता है, लेकिन आपको 1 घंटा डेली क्लास दिया जाएगा।